सर टेस्ट आज तो नहीं है। हेलो सर। हेलो सर अटेंडेंस लगा दो 130। रोशन पूछे आज कोई टेस्ट तो नहीं है इनका। मनोज सर। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैं सर्विस सेंटर आया हूँ सर, मेरी अटेंडेंस लगा दोगे? क्या नाम है? रजनीश 134। हाँ ठीक है, लगा देंगे। सर अगले वाले की भी लगा देना। हैं? अगले वाले की भी लगा देना सर, टाइम लग जाएगा मेरे को यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक है 135 रत्नेश की भी लगा दो। रत्नेश जी लीव कर रहा हूँ सर। ठीक है, वो अटेंडेंस लग जाएगी। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट को इन कर रहा हूँ। 2 बार अटेंडेंस में दे देता हूँ। सर मैं लीव कर दूँ? हाँ ठीक है सर 134 लिख हाँ के हाँ, रख लेना सर अलग से। रजनीश कुशवाहा। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्ट्री क्या है इसका, उसी पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको मैंने पहले आपको ये टेबल दिखा दिया कि टेबल देखने से आपको पहले आपको आसानी होगी कि कैसे कैसे इवोल्यूशन किया। बिफोर 1890 में जो एचआर का जो फोकस था, एचआर मैनेजमेंट का फोकस था, वो एम्प्लॉय वेल बीइंग पे था। एम्प्लॉय का जो है कैसे वेल बीइंग हो। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उस वक्त सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हुआ था, तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का आपको इवोल्यूशन हुआ था आपको 1890 के पहले, है ना। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसमें एचआर की जो एक्टिविटी होती थी
डिसिप्लिनरी सिस्टम होता था, डिसिप्लिनरी सिस्टम होता था, उसमें डिसिप्लिनरी के जो स्टेप्स होते थे वही जो है कंपनियां अपना लेती थी। 1910 के बीच में एम्प्लॉय वेलबींग का समय आया, उसमें हेल्थ के और सेफ्टी प्रोग्राम पे ध्यान लगे। एम्प्लॉय का हेल्थ और सेफ्टी कैसे हो, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल कुछ इवेंट दिए हुए हैं। नेशनल केस रजिस्टर का फॉर्म्स बना, फर्स्ट पर्सनल डिपार्टमेंट टू हैंडल द एम्प्लॉय इशू, है ना। नेशनल केस रजिस्टर बना जो कि एम्प्लॉय को हैंडल करने का इशू को वो आपको देखता था। तो ये एम्प्लॉय वेलबींग जो है आपको 1900 से 1910 के बीच में आपको चला। 1920 से 1930 के बीच में टास्क डिजाइन किया गया, हर एक आदमी का, हर एक वर्कर का टास्क डिजाइन किया गया, इफिशिएंसी निकाली गई कि हर एक आदमी का इफिशिएंसी निकाला गया। एंड इम्पैक्ट ऑफ द वर्क ग्रुप ऑन इंडिविजुअल, जो वर्क ग्रुप है, जो टीम में काम करता है, उस ग्रुप का जो है इम्पैक्ट निकाला गया कि भाई उसका इंडिविजुअल पे क्या फर्क पड़ता है। तो वर्क टीम वर्क को उसको आपको किया गया। दूसरा एचआर एक्टिविटी में क्या हुआ, इसी दरमियान जो है टाइम एंड मोशन स्टडी जो है आपको आया। टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है, वर्क स्टडी है ना। वो हर एक एक्टिविटी का मोशन निकालते हैं और उसका फिर टाइम डिसाइड करते हैं, ये टाइम एंड मोशन स्टडी है। और एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड टेस्टिंग शुरू किया गया एम्प्लॉय को। एंड दिस इज द पीरियड ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का आपको पीरियड ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। और 1920 में आपको ये हुआ। 1930 यूनियनिज्म ऑफ द वर्क प्लेस हुआ, यूनियन जो है बनने लगे, मेजर लेबर रिलेशन लेजिस्लेशन बनने लग गया, और यूनियन जो है आपको वर्क प्लेस में बनने लगे। और मेजर लेबर लॉ जो है इस दरमियान पास किया गया फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, जो है लेबर लॉ पास किया गया। कम्युनिकेशन प्रोग्राम किया गया, एंटी यूनियन कैंपेन किया गया, पर्सनल बिकम स्टाफ सपोर्ट एंड ऑपरेशनल लाइन यूनिट्स, ये आपको है ना। लेबर लॉ जो है आपको पास किया गया, वैगनर एक्ट पास किया गया, नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट पास किया गया, नोरिस लॉ गुरिडा एक्ट पास किया गया। ये सारे आपको लॉ जो है किया गया 1930 से 1940 के बीच में। डिफरेंट टाइप ऑफ द लॉ फॉर द लेबर एंड यूनियन बनाया गया, सभी कंपनियों में यूनियन बना। ये 1930 के आसपास की घटना है। 1940 में एम्प्लॉय बेनिफिट एंड कंपनसेशन पर ध्यान दिया गया। एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले, उसको कंपनसेशन मिले, उसको वेज कैसे इंक्रीज हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग एम्प्लॉय का कैसे इंक्रीज हो, पेंशन कैसे मिले उसको मिले, हेल्थ कैसे मिले, एंड अदर बेनिफिट्स प्लान कैसे मिले। तो पेंशन का टाइम जो 1940 में था, अभी आप देख रहे हैं कि पेंशन को खत्म कर दिया गया। पेंशन जो एम्प्लॉय को मिलता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी, वो भी आपको खत्म कर दिया गया। तो आपका वेज कैसे इंक्रीज किया जाए, कॉस्ट लिविंग कैसे किया जाए, है ना। तो इसमें आपको एग्जांपल दिए हुए, जनरल मोटर्स ने यूनाइटेड वर्क के फर्स्ट किया, वो इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स का और कंपनसेशन का बात जो 1940 से 1950 के बीच में हुआ। 1950 से 1960 के बीच में रिलेशंस पे ध्यान दिया गया, स्पेशलाइज्ड पर्सन फंक्शन पे ध्यान दिया गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। सेपरेट डिवीजन फॉर द पर्सनल एस्टैब्लिश, अलग से जो है एक पर्सनल जो है डिवीजन एस्टैब्लिश किया गया फॉर रिक्रूटमेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। फॉर द बेनिफिट्स पे आपको लेबर रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया, ट्रेनिंग एस्टैब्लिश किया गया। और ये हाउथॉर्न स्टडी फ्रॉम द ह्यूमन रिलेशन, ये जो है ध्यान दिया गया। ह्यूमन रिलेशन पे, एम्प्लॉय रिलेशंस पे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे आपको ध्यान दिया गया, इससे कि सर अटेंडेंस ले लो सबकी पहले। अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, अभी 10 ही आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। 10 ही बच्चे आए हैं, ठीक है, ले लेता हूँ। अभी 10 ही बच्चे आए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सारे भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ले लेता हूँ। ठीक है। सन्नी जी 146%,
गुरुराज ओबराय ज्वाइन कर रहे हैं, अर्जुन देव जी ज्वाइन कर रहे हैं, फैजान हाशमी जी ज्वाइन कर रहे हैं, अनुराग 161 एल, फ्रांसू 1112, गौरव गुप्ता 1113, कुंदन कुमार 163, मुकुल 121, पूरक नागपाल 133, रत्नेश कुमार सर मेरी 145। अटेंडेंस लगा दो। हाँ अटेंडेंस लगा रहे, सबका लगा रहे। सौरभ 145, योगेश की लगा दो ना सर पहले। योगेश का लगा दिया 167, गुरुराज ओबराय फैजान लगा दिया है। लगा दिया है, ओके। गुरुराज ओबराय, सर पेन दे दो योगेश को। फैजान हाशमी, तू ले ले फैजान, देख तेरे को बोल रहे हैं सर। अनुराग 161, अर्जुन देव 104, फ्रांसू 112, अब सर ना पेन की जगह पेन टैब देंगे तुझे, पेन टैब। कुंदन कुमार 163, पेन टैब ले लियो तू। मुकुल 121, तू लेगा पेन टैब। पूरक नागपाल, फैजान, रत्नेश, सौरभ फैजान आपको सुनाई दे रहा है, कंफर्म करें। सौरभ 145, गुरुराज ओबराय ये ज्वाइन कर लिए। तो वो क्या 2 दिन की गोली दे के चला गया, वो क्या नाम है उसका, अमित गुप्ता। ओए रिकॉर्डिंग हो रही है। कौन सुनता है मैं recording? जो अटेंडेंस है वो सबका मैं बोल देता हूँ। गुरुराज ओबराय, सौरभ 145, रत्नेश 135, पूरक फैजान सर से लीव कर सकते हैं हम। 133, मुकुल जी 121, कुंदन कुमार जी 163, गौरव गुप्ता जी 113, फ्रांसू जी 112, अर्जुन देव जी 104, अनुराग 161, 146, सन्नी, योगेश जी 167, फैजान हाशमी जी 1111। तो ये 13 फैजान हाशमी पार्टिसिपेंट्स अभी पूछो। आए हैं। 13 पार्टिसिपेंट्स का अटेंडेंस। फैजान हाशमी पूछो सर से। क्या हो गया? तो कैसे इवोल्यूशन हुआ एचआर मैनेजमेंट का, वही हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे। और ये एम्प्लॉय रिलेशंस जो है आपको आया 1950 से 1960 के बीच में। एम्प्लॉय रिलेशंस पे काम होने लग गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है सेपरेट डिवीजन पर्सनल डिपार्टमेंट का इसी टाइम में आपको सब जगह सेटअप किया गया। और जो है एम्प्लॉय लेबर रिलेशंस को वैल्यू दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया, जाना जरूरी समझे लगा। और फिर जो है ये आपको ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो है आपको बेटर जो है उस वक्त आया। 1950 में आपको वो आया। 1960 में एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन आया कि भाई एम्प्लॉय का जो है किसी कंपनी में काम कर रहा है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आया, क्वालिटी सर्कल्स आया, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आया। क्वालिटी सर्कल भी आपको 1960 में जापान में आपको पहली दफा यहाँ पे क्वालिटी सर्किल जो है वो आया। जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है 1960 में आपको थ्योरी दिया गया। ये सारे जो है एप्लीकेशन पीटर ड्रूस के इंस्पिरेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक्स में आपको लिखा गया है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का, है ना। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है 1970 में आया। एम्प्लॉय का क्या राइट्स इशू है नाउ रेगुलेटेड बाय द डिस्क्रिमिनेशन के बाद द्वारा किया गया। इक्वल अपॉर्चुनिटी आया, सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में आया और बेनिफिट नॉर्म्स के बारे में आया, है ना। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन केस चला। तो ये आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन 1960 में आया। और 1970 में आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन आया। 1980 में एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड डिस्प्लेसमेंट आया। 1980 में एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज किया गया। उसमें एनरिचमेंट ऑफ द एम्प्लॉय का नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, जॉब रोटेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड टास्क टर्म्स, ये आउट प्लेसमेंट, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको 1980s में आया, है ना। और विलियम ओची जो है थ्योरी जेट एग्जामिन्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जापानीज एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस टू द वेस्टर्न कंपनी। इसने जापानीज का जो टेक्निक था एम्प्लॉयमेंट का वो वेस्टर्न कंपनी में उन्होंने लागू किया। तो
1990 में चेंजिंग द डेमोग्राफिक्स टू वर्कफोर्स टेक्नोलॉजी आया। डेमोग्राफिक्स का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, आपको जो है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव आया। ग्लोबलाइजेशन 1990 में आया, है ना, 1990 में आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसी समय आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से जो है काफी मूवमेंट होने लग गया, डाइवर्सिटी प्रोग्राम आपको होने लग गया, एम्प्लॉय राइट इशू आने लग गया। अबाउट 70% ऑफ द मेरिट वुमेन आर एम्प्लॉयड मोर देन डबल द 1960 रेट। यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट आया 1990 में। 2000 एंड बियॉन्ड में स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग आया। स्ट्रेटेजिक क्या प्लानिंग होनी चाहिए फ्यूचर के बारे में, जो एचआर मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, वो आपको आया। देन ट्रांजिशन फ्रॉम द सर्विस एंड सपोर्ट कंसल्टिव लीडरशिप रोल, ये आपको आया। तो आपको एम्प्लॉयड बुक, एक बुक लिखा ह्यूमन रिसोर्स चैंपियन, उसी में आपको स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग का आपको रोल आपको वहां पे आया था। तो ये टेबल से आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का किस वक्त आपको इवॉल्व हुआ, ये आपको इवोल्यूशन ऑफ द एचआर मैनेजमेंट आपको बता देता है। नाउ कम टू द व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको यहाँ पर आपको दे रहा है कि मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इमर्ज थ्रू मेनी स्टेजेस। पहला तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद जो है मेनली ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मशीनरी पे थिंक किया गया, लिंकिंग ऑफ पावर टू द मशीन्स किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम एंड मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, और पर्सनल टच विद द एम्प्लॉई आया, इंक्राइज्ड मैकेनाइजेशन आया, स्पेशलाइजेशन वाज मेड, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। उसके बाद जो है ट्रेड यूनियनिज्म आया। ट्रेड यूनियन में वर्कर फॉर्म्स देयर यूनियन टू इंप्रूव देयर लॉट, उसमें आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग करने लग गया, ग्रेवेंस हैंडलिंग करने लग गया, आर्बिट्रेशन करने लग गया, डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस होने लग गई, एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम होने लग गया। ये आपको यूनियन यूज्ड स्ट्राइक्स, स्लो डाउन वर्कआउट्स, पिकेटिंग, बायकॉट एंड सबटॉज फॉर देयर पर्पस, ट्रेड यूनियन बना। ट्रेड यूनियन के बाद जो है आपको FW टेलर ने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया। डेवलपमेंट फॉर ए ट्रू साइंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ में आपको डेवलप किया। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर जो है आपको होने लग गया FW टेलर के कंसेप्ट से। डेवलपमेंट ऑफ द एवरी वर्कर टू हिज फुलेस्ट पोटेंशियल, ये आपको होने लग गया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो ग्रेट इन्फ्लुएंस दिया आपको मैनेजमेंट पे, पार्टिकुलरली ऑन द एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, उसने ग्रेट इन्फ्लुएंस दिया। लेड टू द प्रोफेशनल ऑफ द मैनेजमेंट, ह्यूमन इंजीनियरिंग बट क्रिटिक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो है आपको ह्यूमन फैक्टर इन इंडस्ट्री आया। उसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आया। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या किया गया, स्ट्रेस्ड मैचिंग ऑफ द एम्प्लॉय स्किल्स विद द जॉब, है ना, मैचिंग किया गया। एम्प्लॉय का क्या स्किल है और जॉब का क्या डिस्क्रिप्शन है, जॉब में क्या इनरिचमेंट है, उसके बारे में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आया। और जो है उसके तहत जो है ये सिलेक्शन जो है होने लग गया, सिलेक्शन अच्छे आदमी का होने लग गया, प्लेसमेंट अच्छे आदमी का होने लग गया, टेस्टिंग होने लग गया और ट्रेनिंग होने लग गया। ट्रेनिंग जो है आपको एम्प्लॉय को ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के आने से आपको हुआ। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो है फिर उसके हाथ्रो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट की फीलिंग आने लगी कि बेटर ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, दैट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्टिविटी, है ना, इनफॉर्मल ग्रुप एंड इंडस्ट्री, ये आपको टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम ये उसमें आने लग गया। बिहेवियर साइंसेस में आपको कई सब्जेक्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी हैज प्रोवाइडेड द सब्जेक्ट मैटर फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जॉब इंगेजमेंट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ये सारा आपको बिहेवियरल साइंस से आया। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर आया आपको। ये सारे आपको हिस्ट्री दिखा रहे हैं कि आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको इंक्रीज कर गया। और जो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, ये आपको होने लग गया। इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कंसेप्ट जो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग स्टेजेस। कैसे आपको डेवलप हुआ, कम्युनिटी कंसेप्ट, है ना, कम्युनिटी कंसेप्ट होने लग गया कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट होगा वो
आपको सेलेक्टिंग करेगा, ट्रेनिंग करेगा, रिवार्ड करेगा, मेंटेनिंग ऑफ द वर्कर्स करेगा। ये आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गिव द फैक्ट्री सिस्टम, ये आपको कम्युनिटी कंसेप्ट आया ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ ओनर्स फ्रॉम द मैनेजर्स। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय वेयर ब्रोकन, लेबर बिगेन टू द वी कंसीडर कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। ये आपको कम्युनिटी कंसेप्ट आने लग गया कि लेबर को जो है बॉट किया जाने लगा और सोल्ड किया जाने लगा। उसमें आपको रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, सेपरेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द मैनेजर्स हो गया। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट, अंडर दिस कंसेप्ट एम्प्लॉय वेयर कंसीडर्ड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक ए लैंड, मटेरियल एंड मशीनरी, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज को एक जो है फैक्टर समझा जाने लगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का, जैसे कि मटेरियल को समझा जाता था, मशीनरी को समझा जाता था, विच मैक्सिमाइजेज द प्रोडक्टिविटी, आपको प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया। दूसरा द पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट आया, इंप्रूव देयर लॉट, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेस, रिक्रिएशन फैसिलिटी, पर्सनल प्लान, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, हाउसिंग फैसिलिटी, ये सारा आपको पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट आया। तो इसी में मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ द एचआर के बारे में पूरा समराइज किया हुआ ये टेबल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद द ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट आया, अंडर द पैटर्नलिस्टिक एम्प्लॉयर द एम्प्लॉयर वाज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू एम्प्लॉई एज फेवर, ये आपको आया। ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट आया, सेवरल स्टडीज वेर कंडक्टेड टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बिहेवियर का ये स्टडी करने लग गया, उसमें मोटिवेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिकम पॉपुलर कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट, जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है वो पार्टनर्स क्या क्या है, तो इसमें आ गया कंपनीज स्टॉक मेंबरशिप, जो है आपको वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कंपनीज स्टॉक मेंबरशिप होना चाहिए। इमर्जिंग ट्रेंड क्रिएटिंग ए फीलिंग अमंग द वर्कर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर ओन, ये आपको इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। स्लोली बट स्टेडली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इमर्जिंग एज ए स्पेशल एकेडमिक डिसिप्लिन एज ए प्रोफेशन। आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है सभी कंपनी में, सभी कॉलेज में आपको एचआर रहता है, जो कि अपना जो है फंक्शन करता है ना। इट इज ग्रोइंग एज ए कैरियर एंड डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन। द ह्यूमन रिसोर्स बिगन एज ए रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन, है ना, रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन उसको रखने लग गया। and later administration of the labor agreement become its main task, then it become the corporate consensus seeker under the traditional approach, ये आपको हो गया। तो ग्रोथ ऑफ द एचआरएम, इवोल्यूशन ऑफ द एचआरएम, ये आपको यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हुआ। इंडिया में जो आपको हुआ वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है, ये कैसे जो है एचआरएम प्रैक्टिसेस इन इंडिया आपको डेवलप किया गया है। तो इन इंडिया ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ट्रेस ड्यूरिंग द फैक्ट्री वर्किंग ड्यूरिंग 1920s में आपको ये आपको डेवलप हुआ। रॉयल कमीशन वाज सेट अप इन द 1931 अपॉइंटिंग द लेबर ऑफिसर्स, लेबर ऑफिसर्स को अपॉइंट करना शुरू हुआ इंडिया में 1930 में, जो कि जॉब देखता था, इंडेफिनेस देखता था, ऑन चेक द करप्ट प्रैक्टिसेस इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये देखता था टू चेक द करप्ट प्रैक्टिसेस इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इन द इंडियन इंडस्ट्री। फिर फैक्ट्री एक्ट 1948 बना, मेड इट मैंडेटरी फॉर द वर्क फैक्ट्री फॉर एम्प्लॉइंग 500 और मोर वर्कर्स, जहां पे आपको होगा तो वहां पे वेलफेयर ऑफिसर्स जो है आपको रखना आपको जरूरी बताया गया, फैक्ट्री एक्ट बना। द एक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटी ऑफ द वेलफेयर ऑफिसर को आपको दिया, है ना। तो ये आपको इंडिया में आपको बना। फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कलकत्ता में बनाया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कलकत्ता में बनाया गया, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट मुंबई में बनाया गया ड्यूरिंग द 1950, जो कि आपको ह्यूमन रिसोर्स को स्टडी करे, उसके रिलेशनशिप को स्टडी करे, उसके डिफरेंट फंक्शन को स्टडी करे, ये आपको इंडिया में आया। ड्यूरिंग द 1960 पर्सनल फंक्शन बियॉन्ड द वेलफेयर एस्पेक्ट, ये आपको किया गया। लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको किया गया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ, ओपनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर 1960 में आपको हुआ।
5 ईयर प्लान में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जगह देने लग गई। तो ये आपको प्रोफेशनलिज्म को आपको डेवलप हुआ। इन द 1970 concern for the towards the higher efficiency and the change in the human resource manager was visible during the 1980s due to new technology and other environmental changes। ये सारे काम जो है आपको 1970s में इंडिया में हुआ। 1990 में आपको ह्यूमन फैक्टर इंडस्ट्री हैज बीन realized growing awareness of the human resource management as a distinct discipline। ये आपको एक अलग से डिसिप्लिन बनाने का काम जो है 1980 में शुरू हुआ। अभी ये जो है इंडिया में एचआरएम मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन का स्टडी होता है, और जो है एमबीए में बीबीए में एचआर मैनेजमेंट की पूरा एक स्पेशलाइजेशन स्टडी है, उसका सब्जेक्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी एचआर मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो भी आप देख रहे हैं काफी वास्ट सिलेबस है। ये जो है एमबीए का जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो ये जो आपको डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन एचआर मैनेजमेंट का एस्टेब्लिश किया गया, और सभी बिजनेस को स्कूल्स में, बिजनेस कॉलेजेज में एचआर मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन के लिए अनेक जो है सब्जेक्ट को डिसाइड किया गया और उसके लिए आपको पढ़ाई किया गया। तो एचआर मैनेजमेंट का ये स्पेशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर टू गेट द स्टडी, फॉर द स्टडी ऑफ द एम्प्लॉय रिलेशन आपको रखना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका रखना बहुत जरूरी है, लेबर वेलफेयर आपको होना बहुत जरूरी है, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, पर्सनल मैनेजमेंट एंड फाइनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, ये होना जरूरी है। पर्सनल मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट, कल मैंने आपको डिस्टिंक्शन कल मैंने बताया था। एचआर मैनेजमेंट को ब्रॉड सेंस में देखा जाता है, पर्सनल मैनेजमेंट को थोड़ा उसको नीचे देखा जाता है, उसमें सिर्फ रिकॉर्ड वगैरह कीपिंग किया जाता है। तो एचआर मैनेजमेंट आपको ब्रॉड सेंस में देखा जाता है, वो आपको नैरो सेंस में पर्सनल मैनेजमेंट का, आपको पर्सनल मैनेजर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, वो आपको कल मैंने आपको डिस्टिंक्शन बताया हुआ था। तो इंडिया में कैसे ये आपको डेवलप हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो 92 to 1940 के बीच में इसमें शुरुआत हुई इंडिया में, है ना। लीगलिस्टिक शुरुआत हुई, कई लॉ वगैरह बने, स्टेचुरी लॉ वगैरह बने, और ये स्टेटस क्या था, क्लर्कियल स्टेटस था। 1940 से 70 में आपको स्ट्रगलिंग फॉर रिकॉग्निशन आने लग गया, टेक्निकल एंड लीगल इश्यूज को स्टडी करने लग गया, है ना, पैटर्नलिज्म को स्टडी कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल गया। 1940 से 97 के बीच में इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल गया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। 1970 से 99 में आप देखिए कि उसका बढ़ते चला जा रहा है, क्लर्कियल के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव आया, उसके बाद मैनेजमेंट आया, फिर एग्जीक्यूटिव आया, फिर टॉप लेवल आया। अभी जो काम हो रहा है इंडिया में, टॉप लेवल पोजीशन में एचआर मैनेजर बैठे रहते हैं, किसको रिक्रूटमेंट करना है, किसको सिलेक्शन करना है, किसका क्या है। तो एचआर मैनेजमेंट का डायरेक्ट जो है आपको मैनेजमेंट से लिंक होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो ये भी एक जो है अच्छा आपको जॉब देता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी अगर सही ढंग से कर लिया जाए तो आपको जॉब की कमी नहीं है। 1970 से 1990 में आपको सोफिस्टिकेटेड टेक्निक आया, इम्पर्सनल एंड प्रोफेशनलिज्म आया, रेगुलेटरी कॉन्फॉर्मेंस आया, और ये मैनेजमेंट के रोल में आपको आने लग गया। एग्जीक्यूटिव के रोल में ह्यूमन वैल्यू को फोकस किया गया, प्रोडक्टिविटी को फोकस किया गया, है ना। फिलोसफिकल इशू आया, प्रोमाइजिंग आया आपको, और 2002 में आपको टॉप लेवल में आपको जो है एचआर मैनेजर जो है टॉप लेवल में आपको बैठने लग गया, है ना। ये आपको साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आया। तो ये आपको इवोल्यूशन ऑफ द आपको एचआरएम था, आपको कहां से आपको इवॉल्व किया है, ये हिस्ट्री आपको एचआरएम का यही आपको जो है आपको बताता है, ये आपको बताता है ना। ये इवोल्यूशन ऑफ द एचआर मैनेजमेंट आपको इंडिया में कहां से लागू हुआ। तो पहला जो है 1920 में फैक्ट्री वर्कर्स का वेलफेयर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लगाया गया। 1931 में रॉयल कमीशन ऑन द लेबर बना, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द लेबर ऑफिसर्स के लिए जो उसका बना, और उसमें सभी
to check the corrupt practices in the recruitment and selection in Indian industry, ये आपको किया गया है ना, वेलफेयर ऑफिसर बना। और फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 में आया, एंड इट बिकम मैंडेटरी फॉर फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 400 और मोर वर्कर्स टू अपॉइंट वेलफेयर ऑफिसर्स। ये इसको अपॉइंट के लिए आपको जरूरी कर दिया गया है ना। और उसके बाद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया, 2 प्रोफेशनल बॉडीज एस्टैब्लिश किया गया 1950 में। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट मुंबई आपको 1950 में आपको एस्टैब्लिश किया गया, इसका ह्यूमन रिसोर्स की स्टडी करने के लिए, उसके लेबर रिलेशन के स्टडी करने के लिए 1950 में स्टडी किया गया। 1960 में ये पर्सनल फंक्शन बियॉन्ड द वेलफेयर एस्पेक्ट हुआ, और मेजर एरिया ऑफ द प्रैक्टिस लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको लागू हुआ 1960 में। 1970 में HRD बिकम ए मेजर इशू। HRD अभी भी देखते हैं गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री आपको HRD के पास में रहता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कैसे जो है इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ठीक किया जाए, सभी का जो है शिक्षा कैसे दिया जाए, कैसे जो है उसका ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे उसका डेवलप किया जाए, ये एक जो है एक मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स एक मिनिस्ट्री है, तो HRD मिनिस्ट्री है, वही सारा डिसीजन लेती है कि क्या क्या होना चाहिए इंडिया के अंदर में, है ना। ड्यूरिंग द 1980s ड्यू टू ए न्यू टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल चेंजेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बिकम ए मेजर इशू, है ना। तो ये हेलो सर, हाँ बोलिए। अटेंडेंस लगा दी? हाँ अटेंडेंस मैं फिर से दोबारा आपको बता देता हूँ कौन कौन आए हुए हैं। पवन जी 127 आए हुए हैं, सर 146 लगा दो सर, मैं लीव कर रहा हूँ। आकाश गुज्जर जी 102 आए हुए हैं, अनुराग 161 एल आए हुए हैं, दीपक 110 आए हुए हैं। सर 146 लगा दो, मैं लीव कर रहा हूँ। 146 की लग गई है, आप क्यों लीव करोगे? क्यों सर, टाइम नहीं हुआ सर? अभी टाइम है, अभी 10 मिनट टाइम है। फ्रांसू ओके सर, ओके। गौरव गुप्ता 113, कुंदन कुमार 163, निखिल 122, पूरक नागपाल 133, रत्नेश कुमार 135, फैजान हाशमी 1111, गुरुराज ओबराय, हिमांशु 117, योगेश 167। मैं अटेंडेंस फिर से सबका आपको बता देता हूं। योगेश 167 एल, हिमांशु 117, गुरुराज ओबराय जी, फैजान हाशमी जी 1111, रत्नेश कुमार जी 135, पूरक नागपाल जी 133, निखिल जी 122, कुंदन कुमार जी 163, गौरव गुप्ता जी 113, फ्रांसू जी 1112, दीपक 1110, अनुराग 161, आकाश गुज्जर जी 102, सन्नी जी 146। ये सारे आज प्रेजेंट हैं। 14 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, है ना। और कल थर्सडे है, थर्सडे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पीरियड में आपको MCQ टेस्ट लिया जाएगा। तो 20 क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और वो 40 मिनट का समय है। 40 मिनट का समय में आपको वहां से आंसर, उसके बाद जो है आपको मेल करना है। वो कॉलेज से नोटिफिकेशन आया है कि मेल करना है, मेल आईडी मेरा दिया हुआ है, व्हाट्सएप नहीं करना है। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड रखना है ना। तो आपको जो आंसर है, आंसर आपको मेल करना है। मेल आईडी मेरा दिया हुआ है
मेल आईडी पे हमारा जो है, आपको सभी जगह नोट्स में भी मेल आईडी आपको मिल जाएगा हमारा, इसलिए आपको मेल आईडी का प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप मेल से आंसर मंगाइए और उसका रिकॉर्ड रखिए। तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए एक फोल्डर जो है वो बनेगा और उसमें सारे स्टूडेंट्स का जो उसमें आप उसको जमा करेंगे तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, है ना, और उसको चेकिंग के बाद जो है आपको मार्क्स जो है बता दिया जाएगा। तो कल थर्सडे है, थर्सडे को पहला एमसीक्यू टेस्ट जो है आपका लिया जाएगा, है ना। तो एमसीक्यू टेस्ट के क्वेश्चन व्हाट्सएप से भेज दिए जाएंगे और आपको जो आंसर है वो ईमेल करना है, व्हाट्सएप नहीं करना है, ईमेल करना है। ईमेल करके उसका रिकॉर्ड जो है रखने के लिए बोला जा रहा है कि उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखिए, है ना। तो कल आपका एचआरएम का आपको टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये आपको इंडिया में एचआरएम प्रैक्टिसेस कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या एक्ट बनाए गए, 2 आपको इंस्टीट्यूशन खोला गया है, इंडिया में खोला गया है आपको लेबर रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, एचआरडी मिनिस्ट्री बनाई गई है। और ये सारा हुआ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर काफी खुलने लग गए, उसके वजह से ये जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे ध्यान देना लगा। एचआर मैनेजमेंट एक स्पेशलाइजेशन के रूप में बीबीए में, एमबीए में पढ़ाया जाता है, इसीलिए ये कंप्लीट फास्ट सब्जेक्ट है। और आप देख रहे हैं कि जो है इस पे काफी ध्यान दिया जा रहा है आपको एचआर मैनेजमेंट में। तो ये आपको इंडिया में ग्रोथ का था और ये सारे कंसेप्ट फेजेज आपको दिए हुए हैं। ये वर्ल्ड में ग्रोथ का आपको दिया हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ द एचआर, कैसे कैसे आपको इवॉल्व किया, कहां पर कौन सी थ्योरी एचआर कहां फोकस हुआ, एचआर एक्टिविटी क्या क्या होने लग गई, और कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं। वर्ल्ड लेवल पे जो है आपको दिया गया है यहाँ पर कि कैसे कैसे जो है इवोल्यूशन हुआ, है ना। तो ये आपको यूनिट 1 का टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वही मैंने आज आपको कराया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको बिफोर 1890 से आपको डिसिप्लिनरी सिस्टम आपको बना था एचआर एक्टिविटी में, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद जो है एचआर फोकस शुरू हो गया। 1900 से 1910 के बीच में एम्प्लॉय वेलबींग हुआ और हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम हुआ। नेशनल कैडेट कैश रजिस्टर एनसीआर फर्स्ट पर्सनल डिपार्टमेंट हैंडल के लिए आपको नेशनल कैश रजिस्टर बना, है ना। 1920 में आपको इफिशिएंसी निकाली गई। इंपैक्ट ऑफ द वर्क ग्रुप क्या क्या था, टाइम एंड मोशन स्टडी उस वक्त आया, गिलबर्ट का टाइम एंड मोशन स्टडी आया। टाइम एंड मोशन स्टडी पर भी जो है आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसमें हर एक एक्टिविटी का टाइम नोट किया जाता है और जो अननेसेसरी एक्टिविटी है उसको आपको हटाया जाता है। तो टाइम एंड मोशन स्टडी भी एक सब्जेक्ट है ना। तो ये टाइम एंड मोशन स्टडी का भी जो है एक आपका सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। इसी बीच आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी आया। तो यूनियनिज्म ऑफ द वर्क प्लेस यहाँ 1930 में शुरू हुआ, लेबर लॉ पास हुआ, यूनियंस बने, है ना, यूनियंस बने, स्टाफ सपोर्ट आया और मेजर लेबर रिलेशंस के बारे में कौन कौन सा एक्ट बना ये भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ला गोल्डा एक्ट बना, नेशनल लॉ रिलेशन एक्ट बना, वागनर एक्ट बना, ये सारा आपको दिया हुआ है। इंप्लॉय बेनिफिट एंड कंपनसेशन दिया जाने लग गया, वेज इंक्रीज होने लग गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको इंक्रीज होने लग गया। तो जनरल मोटर्स में आपको स्केलेटर काउज का आपको साइन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला। 1950 में इंप्लॉय रिलेशनशिप की बात हुई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाना चाहिए, रिक्रूटमेंट का सही ढंग से अपनाना चाहिए, लेबर रिलेशंस को सही अपनाना चाहिए, ट्रेनिंग बेनिफिट्स ये सारे आपको यहाँ पर आपको हुआ। उसमें हाउथॉर्न स्टडीज में आपको ह्यूमन रिलेशंस इंप्रूवमेंट और वाइड स्प्रेड एप्लीकेबिलिटी का आया। इंप्लॉय पार्टिसिपेशन 1960 में आया, तो उसमें इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी सर्कल, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ये आपको आया। पीटर डरकर्स का इंसाइक्लोपीडिया फाइंड्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेबिलिटी,
1970 में आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन का रूल आया, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेफ्टी एंड हेल्थ, ये आपको आया है ना। ये आपको यूएस सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन का केस चला, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन डिस्प्लेसमेंट, ये इनरिचमेंट ऑफ द एम्प्लॉय नॉलेज स्किल्स एबिलिटी, जॉब रोटेशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेटेड टास्क, ये सारा आया। विलियम ओची थ्योरी आया है ना। जापानीज का जो एम्पावरमेंट आपको एचआर प्रैक्टिसेस लगा वो वेस्टर्न कंपनी ने एडॉप्ट किया। ये आपको बताता है कि जापानीज जो है शुरू से ही आगे रहे हैं किसी काम में, है ना। क्वालिटी सर्किल भी जो आपको जापान में ही बना है। तो जापानीज जो है जापानीज पर्सन बिकम्स द लीडर इन द वर्ल्ड। जापानीज जो है वर्ल्ड में लीडर रहा है। यहाँ पर आप देखिए ओची की थ्योरी, विलियम ओची की थ्योरी जेड एग्जामिन्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जापानीज एम्प्लॉयमेंट, जापानीज को एम्प्लॉयमेंट किया टू द वेस्टर्न कंपनीज। वेस्टर्न कंपनी में आपको ओलिची का जो थ्योरी था वो आपको वहां पर चलने लग गया। तो जापान हमेशा जो है शुरू से आपको क्वालिटी लीडर रहा है, एचआर मैनेजमेंट में आपको लीडर रहा है। तो ये आपको दिखाता है कि वेस्टर्न कंट्री से भी जो है जापान आपको आगे चल रहा है। दूसरा, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स टू ऑफ वर्कफोर्स टेक्नोलॉजी, आपको ये आया, डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स आया, एम्प्लॉय राइट इशू आया, ग्लोबल पर्सपेक्टिव आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी 1990 में आया। उसी से ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी बिल्डअप हुआ। आईटी के आने के बाद जो है सभी जो है अभी कहीं भी आप मल्टीनेशनल कंपनी कहीं पर बैठ करके आपको वो मैनेज कर सकती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और मैनेज कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां यूनिलीवर वगैरह जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है अपना एम्प्लॉय को मैनेज कर रही है, एम्प्लॉय को ये कर रही है इसके चलते, है ना। तो ये आपको आया। दूसरा, स्ट्रेटजिक एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग क्या है कि वो फ्यूचर को देखता है, व्हाट विल बी द फ्यूचर इन द कंपनी। वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग करता है ह्यूमंस की, वर्कर्स का आपको